हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की न्यूज स्टार्ट करते हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी में कितनी जातियों को शामिल किया है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है 15, बी ऑप्शन है 17, सी ऑप्शन है 19 और डी ऑप्शन है 20। तो ऑप्शन सही है इसमें आपका 15, ए ऑप्शन सही है। अब इसके बारे में ओबीसी के बारे में जान लेते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी सन 1991 में अस्तित्व में आया। अगला पॉइंट, भारतीय संविधान में ओबीसी सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग एसईबीसी के रूप में वर्णित किया जाता है। अगला पॉइंट, ओबीसी सार्वजनिक क्षेत्रों के रोजगार और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 27% आरक्षण के हकदार हैं। अगला पॉइंट, 1 जनवरी 1979 को दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग स्थापित करने का निर्णय राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत किया गया था। अगला पॉइंट, आयोग को लोकप्रिय मंडल आयोग के रूप में जाना जाता है। इसके अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने दिसंबर 1980 में एक रिपोर्ट पेश की। अगला पॉइंट, ओबीसी की जनसंख्या जिसमें हिंदुओं और गैर हिंदुओं दोनों शामिल हैं, मंडल आयोग के अनुसार कुल आबादी का लगभग 52% है। अगला अब आगे देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में 15 नई जातियों को शामिल किया है। अगला पॉइंट, इसने जनजातियों के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी दे दी है, जिसमें पहाड़ी भी शामिल है। अगला पॉइंट, जम्मू कश्मीर आरक्षण नियम 2005 में संशोधन के समाज कल्याण विभाग के प्रस्ताव को जम्मू कश्मीर एलजी मनोज सिन्हा ने मंजूरी दे दी है। अगला पॉइंट, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए कुल आरक्षण बढ़कर 20% हो गया है। अगला पॉइंट, संसद द्वारा जम्मू कश्मीर पर लागू अनुसूचित जनजाति आदेश में 4 नई जनजातियों को जोड़ा गया है। अब आगे देखते हैं। ये नई जनजातियां पहाड़ी जनजाति समूह, पद्दारी जनजाति, कोली और गड्ढा ब्राह्मण हैं। अगला पॉइंट, जम्मू कश्मीर एलजी मनोज सिन्हा के नेतृत्व वाली प्रशासनिक परिषद में पहले से अधिसूचित और अब नई जोड़ी गई दोनों जनजातियों के लिए आरक्षण के समान और अलग प्रतिशत को मंजूरी दे दी है। अगला पॉइंट, परिषद ने ओबीसी के पक्ष में आरक्षण बढ़ाकर 8% कर दिया है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में ओबीसी के लिए 4% आरक्षण था। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज़ है, हाल ही में नेपाल ने किस शहर को अपना पर्यटन राजधानी बनाया है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है काठमांडू, बी ऑप्शन है पोखरा लेखनाथ, सी ऑप्शन है ललितपुर और डी ऑप्शन है भरतपुर। तो ऑप्शन सही है इसमें आपका बी, पोखरा लेखनाथ। नेपाल के बारे में जान लेते हैं। नेपाल दक्षिण एशिया में चीन और भारत के बीच स्थित है। यहाँ के सरकार का स्वरूप संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसकी राजधानी काठमांडू है। नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया है। प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हिमालय और अन्नपूर्णा हैं। प्रमुख नदियाँ कर्नाली और कोसी हैं। अब आगे देख लेते हैं। प्रधानमंत्री पुष्प कमला दहल ने पोखरा को नेपाल की पर्यटन राजधानी घोषित कर दिया है। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री ने कहा कि वह चीन से आग्रह करेंगे कि वह पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अपनी ओर से अनुदान परियोजना के रूप में माने। अगला पॉइंट, चीन ने पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया था। इसे जनवरी 2022 में वाणिज्यिक संचालन के लिए तैयार घोषित किया गया था। अगला पॉइंट, हालांकि नेपाल और चीन की सरकारों के बीच टकराव के कारण इसका उपयोग नहीं किया गया है। आगे देखते हैं। यह घोषणा तब आई है जब नेपाल लगभग 4000 एकड़ में नेपाल चीनी औद्योगिक मैत्री पार्क के निर्माण के लिए चीनी सहायता प्राप्त करने की तैयारी कर रहा है। अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट, इसका विस्तार उत्तरी बंगाल सीमा के साथ पूर्वी नेपाल के झापा में 6600 एकड़ तक हो सकता है। अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट, 29-30 अप्रैल को काठमांडू के निवेश शिखर सम्मेलन में पार्क के औपचारिक रूप दिए जाने की संभावना है। अगला पॉइंट, शिखर सम्मेलन में 237 मेगावाट के ऊपरी मस्यांगडी जल विद्युत परियोजना को औपचारिक रूप दिए जाने की संभावना है। अब आगे देखते हैं। अगली न्यूज़ है, हाल ही में तेलंगाना राज्य के राज्यपाल ने पद से इस्तीफा दे दिया है। इनका नाम क्या है? आइए ऑप्शन देखते हैं। अनुसुईया उइके,
बी ऑप्शन है आचार्य देवव्रत, सी ऑप्शन है तमिलिसाई सुंदराजन और डी ऑप्शन है जगदीश मुखी। तो ऑप्शन इसमें सही है आपका सी, तमिलिसाई सुंदराजन। अब तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। इसकी राजधानी हैदराबाद में है। इसमें 33 जिले हैं। इसकी सभा तेलंगाना सरकार है। यहाँ के राज्यपाल तमिलिसाई सुंदराजन हैं, जो कि जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। यहाँ के मुख्यमंत्री अनुमुला रेवंत रेड्डी, कांग्रेस की सरकार है। विधानमंडल द्विसदनी विधान सभा है। इसमें 119 सीटें हैं और विधान परिषद में 40 सीटें हैं। संसदीय क्षेत्र लोकसभा में 17 और राज्यसभा में 7 सीटें हैं। यहाँ का उच्च न्यायालय तेलंगाना उच्च न्यायालय है। अब आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अगला पॉइंट, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। अगला पॉइंट, 18 मार्च को तमिलिसाई सौंदरराजन ने तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया। अब अगला पॉइंट देखते हैं। इस्तीफा भारत के माननीय राष्ट्रपति को सौंप दिया गया है। अगला पॉइंट, सितंबर 2019 में उन्होंने तेलंगाना के राज्यपाल पद संभाला। बाद में फरवरी 2021 में उन्होंने पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला। अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, ये पेशे से एक चिकित्सक हैं। इन्होंने स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में अपना करियर शुरू किया और सोनोलॉजी भ्रूण चिकित्सा में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अगला पॉइंट, 1999 में सुंदराजन ने भाजपा की राज्य इकाई में दक्षिणी चेन्नई जिला मेडिकल विंग सचिव के रूप में कार्य किया। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज़ है, भारत की पहली ऑयल पाम प्रसंस्करण इकाई का संचालन कहां पर शुरू हुआ? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है असम, सी ऑप्शन है कर्नाटक और डी ऑप्शन है केरल। तो ऑप्शन सही है इसमें आपका ए, अरुणाचल प्रदेश। अब आगे देख लेते हैं। इसका संचालन 9 मार्च 2024 को शुरू हुआ। संस्था है 3F ऑयल पाम। इसकी क्षमता कितनी है? 60 टन प्रतिदिन ताजे फल का प्रसंस्करण होगा। 3F ऑयल पाम द्वारा भारत की पहली एकीकृत ऑयल पाम प्रसंस्करण इकाई ने अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया। अगला पॉइंट, यह पाम तेल प्रसंस्करण इकाई अरुणाचल प्रदेश की निचली दिबांग घाटी में रोइंग में स्थित है। अगला पॉइंट, यह इकाई खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक कदम है और खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन ऑयल पाम को उत्प्रेरित कर रही है। अगला पॉइंट, यह अरुणाचल प्रदेश में पहली ऑयल पाम फैक्ट्री NMEO-OP के तहत भारत की पहली ऑयल पाम फैक्ट्री है। अब इसका उद्देश्य जान लेते हैं। खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है, किसानों की आय में वृद्धि करना है, रोजगार का सृजन। प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं इसकी। अत्याधुनिक तकनीकी का उपयोग हो रहा है, पर्यावरण के अनुकूल है ये, स्थानीय किसानों को सहायता इससे मिल रही है, क्षमता विस्तार की योजना है इसमें। अब इसका प्रभाव जान लेते हैं। रोजगार सृजन होगा, किसानों की आय में वृद्धि होगी, खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता में योगदान होगा। अब इसका महत्व जान लेते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, किसानों के जीवन स्तर में सुधार, पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास। अब आगे की योजना जान लेते हैं क्या है। क्षमता विस्तार, अन्य राज्यों में समान इकाइयों की स्थापना करना। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज़ है, किसने अपना नवीनतम AI गेमिंग एजेंट सीमा लॉन्च किया है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है गूगल ओपन AI, बी ऑप्शन है गूगल चैट GPT, सी ऑप्शन है गूगल जेमिनी और डी ऑप्शन है गूगल डीप माइंड। तो ऑप्शन सही है इसमें आपका डी, गूगल डीप माइंड। अब आगे देख लेते हैं इसके बारे में। इसका नाम है सीमा।
इसका उद्देश्य यूजर के साथ उनकी पसंद के गेम खेलना। इसकी विशेषताएं 600 बुनियादी कौशल सीखे हैं, जैसे कि बाएं बाएं मुड़ना और सीढ़ी का उपयोग करना। स्पेशल एपीआई के बिना कोड पढ़ सकता है। सामान्य गेमिंग क्षमताओं को विकसित करने के लिए कम नैरेटिव गेम्स पर प्रशिक्षित है। गेम जीतने के लिए नहीं, बल्कि उपयोगकर्ताओं के साथ सहयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। भविष्य की योजनाएं क्या हैं? उपयोगकर्ताओं के लिए इसे नियंत्रित करना आसान बनाने के लिए बात करने की क्षमता को जोड़ा जाएगा। इसमें आधिकारिक तौर पर उपयोगकर्ताओं के लिए लॉन्च किया गया है। गूगल डीप माइंड के टीम हार्ले के अनुसार देख लेते हैं क्या है। सीमा का लक्ष्य गेमिंग को अधिक सुलभ और समावेशी बनाना है। अगला पॉइंट, यह लोगों को नए गेम सीखने और दूसरों के साथ खेलने में मदद कर सकता है। अगला पॉइंट, यह वीडियो गेम परिवेश में कार्य करने के लिए प्राकृतिक भाषा निर्देश का पालन करता है। अगला पॉइंट, सीमा उस दिशा में एक कदम और करीब है जहां एआई इंसानों के साथ साझेदारी में सहयोग कर सकता है। अगला पॉइंट, सीमा ओपन एआई के चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी जैसे एआई मॉडल से अलग है। अगला पॉइंट, सीमा एक सामान्यवादी एआई एजेंट है जो विभिन्न प्रकार के कार्य करने में सक्षम है। अगला पॉइंट, गूगल ने विभिन्न प्रकार के वीडियो गेम पर सीमा को प्रशिक्षित करने के लिए गेम डेवलपर्स के साथ साझेदारी की है। अगला पॉइंट, गूगल माइंड मैप ने 9 अलग अलग वीडियो गेम पर सीमा परीक्षण करने के लिए 8 गेम स्टूडियो के साथ सहयोग किया है। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज़ है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर का दर्जा किसे दिया गया है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है बीजिंग चीन, बी ऑप्शन है नई दिल्ली भारत, सी ऑप्शन है वाशिंगटन डीसी अमेरिका और डी ऑप्शन है टोक्यो जापान। तो ऑप्शन सही है इसमें आपका बी नई दिल्ली भारत। अब आगे जान लेते हैं इसके बारे में। मुख्य बिंदु, स्विस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग संगठन QAR द्वारा जारी रिपोर्ट में नई दिल्ली को लगातार चौथे साल दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर घोषित किया गया है। अगला पॉइंट, राजधानी का औसत PM 2.5 स्तर 118.9 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित सुरक्षित स्तर से 23.78 गुना अधिक है। अब इसका कारण क्या है? प्रमुख कारण, वाहनों से निकलने वाला धुआं, दूसरा पराली जलाना, औद्योगिक प्रदूषण, निर्माण कार्य, धूल। आगे देखते हैं इसका प्रभाव क्या होगा। स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव, विशेष रूप से सांस लेने संबंधी बीमारियां, हृदय रोग, कैंसर, अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। दृश्यता में कमी आती है, आर्थिक नुकसान इससे होता है। अब आगे देखते हैं सरकारी प्रयास क्या हो रहे हैं। पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है, सार्वजनिक परिवहन को मजबूत किया जा रहा है, प्रदूषण नियंत्रण के लिए नियमों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। अब आगे की राह देख लेते हैं। प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए सभी स्तरों पर समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। अगला पॉइंट, नागरिकों को भी जागरूकता बढ़ाने और प्रदूषण को कम करने में योगदान करने की आवश्यकता है। अब अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे प्रदूषित शहरों की सूची। दुनिया में 2024 में दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में 8 भारत में हैं। बेगूसराय दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार WHO के अनुसार वायु प्रदूषण दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरणीय स्वास्थ्य जोखिम है। अगला पॉइंट, हर साल 7 मिलियन लोग वायु प्रदूषण के कारण मरते हैं। तो आज की न्यूज़ हम समाप्त करते हैं।